आज मैं आपको सेमेस्टर 3 की इतिहास का प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सांस्कृतिक परिवर्तन का इकाई 2 का पुनर्जागरण चैप्टर कराऊंगी। तो इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं, लेकिन मैंने आज इसका आपको एक क्वेश्चन कराना है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि पुनर्जागरण होता क्या है। पुनर्जागरण का सबसे पहले हम परिचय देंगे। पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक और एक तरह से बौद्धिक आंदोलन था जो सबसे पहले इटली में शुरू हुआ था और इसके बाद यूरोप के अन्य हिस्सों में फैला। इसे यूरोप का आधुनिकीकरण भी कहा जाता है। इसमें ऐसी परंपरा और विचार थे जिसने यूनानी रोमन ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना और जीवित रखना चालू रखा था। यह परिवर्तन कला, साहित्य, वास्तुकला, दर्शन, विज्ञान के क्षेत्र में दिखाई दिया। ये सब कुछ जो हुआ था ये इटली में हुआ था और इससे यूरोप में कई सारे परिवर्तन आए थे और ये सब कुछ जो संभव हो पाया वो कला, साहित्य, वास्तुकला, दर्शन, विज्ञान और सबसे बड़ी बात कि तर्क के आधार पर किया गया था। तो अब हम करते हैं इसका अर्थ पुनर्जागरण रेनेसां का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है पुनर्जन्म या फिर दोबारा शुरुआत करना, जिसके कारण पश्चिमी राष्ट्र मध्य युग के अंधकार से निकलकर आधुनिक युग के प्रकाश में सांस लेने लगे और वे आधुनिक युग के विचारों और शैलियों से प्रभावित हुए थे। इसलिए पुनर्जागरण काल को बहुत सारे विद्वानों ने या बहुत सारे विचारकों ने आधुनिक युग की संज्ञा भी दी है। इसके बाद अब हम करेंगे इसकी परिभाषा। पहली परिभाषा बर्कहट के अनुसार पुनर्जागरण ने व्यक्तिवाद को केंद्र पर ला दिया था। व्यक्तिवाद एक पुनर्जागरण काल एक ऐसा दौर माना गया था जिसने पुराने अंधविश्वासों को बिल्कुल खत्म कर दिया था और व्यक्ति के महत्व को स्वीकार कर लिया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवता के आधार पर, सभी के समानता के आधार पर दर्जा दिया जा सके। डेविस के अनुसार मानव बुद्धि का धर्म के ठेकेदारों से मुक्त होना पुनर्जागरण कहलाता है। मानव बुद्धि को धर्म के ठेकेदारों ने बिल्कुल जकड़ के रखा था और वो जैसा कहते थे वो वैसा ही मान लिया करते थे। इसलिए मानव बुद्धि का धर्म के ठेकेदारों से मुक्त होना पुनर्जागरण कहलाता है। अब हम करेंगे पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या थी। विशेषता, आप एक बहुत सुंदर सा फ्लो चार्ट बनाएंगे और फ्लो चार्ट को फिर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला तर्क की प्रधानता, दूसरा प्रयोगों के महत्व, तीसरा मानववाद, चौथा अंधविश्वास का अंत और पांचवा कला और साहित्य का विकास और छठा समुद्री मार्गों की खोज। और भी पॉइंट थे, लेकिन अगर आप इनको भी एक्सप्लेन कर देते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारा आंसर बड़ा भी हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इनमें से डिटेल देनी शुरू करती हूँ। सबसे पहले तर्क की प्रधानता का मतलब ये था कि पुनर्जागरण ने मध्यकालीन धर्म और परंपरा से बंधे समाज को मुक्त किया था और तर्क की कसौटी पर कसकर अपनी बात को कहने का तर्क रख दिया था। दूसरा था प्रयोगों को महत्व। हम बहुत सारे ऐसे नए प्रयोग हुए थे जिसने पुरानी मान्यताओं को रद्द कर दिया गया था और नए प्रयोगों के माध्यम से पुनर्जागरणवाद की उत्पत्ति हुई थी और इसके लिए मानसिक संतुष्टि होना बहुत जरूरी था, जिसके आधार पर प्रयोगों के महत्व को बल दिया गया था। तीसरा था मानववाद। पुनर्जागरण काल की एक महत्वपूर्ण मूल विशेषता ये मानी गई थी मानवतावाद। अब मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मानवतावाद एक चैप्टर भी बनेगा और मानवतावाद का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। मनुष्य में रुचि लेना या फिर उसका आदर करना मानवतावाद या मानववाद कहलाता है। मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन किया गया था, मानव जीवन में क्या चीजें जरूरी हैं उन पर बल दिया गया था और उसी के आधार पर मानवतावाद की हर समस्या को, मानवतावाद को लाने को, मनुष्य की हर समस्या पर बल दिया गया कि उसकी समस्या का हल कैसे निकाला जाएगा। और फिर आया कला और साहित्य का विकास। इस काल में, पुनर्जागरण काल में, पुनर्जागरण की विशेषता ये थी कि इसमें नई कलाएं और साहित्य का विकास हुआ था और समुद्री मार्गों की खोज की गई थी। एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि समुद्री मार्गों की खोज की गई और दूसरे देशों में जाकर इन विचारधाराओं को और बढ़ावा दिया गया। अब इसी में तुम्हारी बुक में, सोल की बुक में से आप अगर देखोगे तो इसमें एक टॉपिक और आता है, सबसे पहले पुनर्जागरण इतालवी शहरों में, समाज में या राजनीति में कैसे पहुंचा और इसने वहां पर क्या परिवर्तन करे। तो मैंने भी यहाँ पे आपको छोटे से अपने शब्दों में हिंट और पॉइंट बना के दिए हैं, आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो अगर आप बुक में से पढ़ते हो। अब हम यह बताएंगे कि पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में क्यों आया।
इसके लिए हमें इटली की कुछ समाज और शहरों की राजनीति को जानना पड़ेगा। सबसे पहला कारण था, इटली एक व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र का मतलब ये था कि इटली एक व्यापारिक केंद्र था और यहाँ पर बाहर से आकर बड़े बड़े व्यापारी मिलते थे। बड़े बड़े व्यापारी व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे और यहाँ पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। इसलिए सबसे पहले जो पुनर्जागरण काल था वो इटली में शुरू हुआ। दूसरा कारण ये था कि फ्लोरेंस तथा वेनिस जैसे शहरों की स्थापना हुई और व्यापार के कारण ईरानी व्यापारियों के विचारों का आदान प्रदान होने लगा। दो शहर विकसित हुए, फ्लोरेंस और वेनिस। इसके कारण ये यहाँ पर व्यापारी आने जाने लग गए और वो भी ये चाहते थे कि पुरानी मान्यताओं और परंपराओं को रद्द करके नए विचारों को अपनाया जा सके। समृद्ध और धनी व्यापारियों का होना। समृद्ध और धनी व्यापारी सबसे ज्यादा इटली में थे, इसलिए पुनर्जागरण का यहाँ पर शुरुआत की गई थी। कलाकार और साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया गया। ऐसी हूबहू इंसान जैसी मूर्तियां बनाई गई, हूबहू इंसान जैसी तस्वीरें बनाई गई और बहुत सारा साहित्य लिखा गया, जिसके कारण सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण काल शुरू हुआ। रोम संस्कृति से प्रेरणा ली। रोम संस्कृति जहां पर नए नए परिवर्तन आ रहे थे, नए नए विचार आ रहे थे, लोग पुरानी मान्यताओं को छोड़कर नई मान्यताओं को स्वीकार कर रहे थे, उससे प्रेरणा लेकर सबसे पहले इटली में आया पुनर्जागरण। और नागरिकों में नवीन विचारों को विकसित होना और शिक्षा का धर्म के बंधनों से मुक्त हो जाना। धर्म के ठेकेदारों ने जो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर रखा था वो सब कुछ हटा दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। अब धर्म शिक्षा के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। लोग मुक्त होकर शिक्षा ले सकते थे, अपने मन मर्जी की शिक्षा ले सकते थे। इसलिए सबसे पहले पुनर्जागरण काल इटली में शुरू हुआ था। अब हम करेंगे लास्ट में निष्कर्ष। जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ, निष्कर्ष में सबसे पहले तो हम यही लिखते हैं, उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है, या फिर संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, या निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका निष्कर्ष बताती हूँ। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण काल एक ऐसा काल माना गया था जिसके आने से बहुत से परिवर्तन आए। जैसे लोगों ने तर्क की प्रधानता को स्वीकार कर लिया था और आंख बंद करके हर चीज अपनाने की बजाय, सोचने की बजाय सोच समझकर निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया था। इसलिए ये इसका निष्कर्ष माना गया। अब इस चैप्टर का पुनर्जागरण वाले जो पार्ट है, इसमें से जो अगला क्वेश्चन बनता है वो तुम्हारा मानवतावाद बनेगा। तो मानवतावाद मेरी अगली वीडियो में देखना।